उम्मीद करता हूँ कि मेरा आवाज और मेरा स्क्रीन दोनों क्लियर होगा फ्रेंड। तो एक बार मुझे यस एक लिख दीजिए ताकि मैं आपके साथ इस सेशन की शुरुआत कर सकूं। रमेश जी, सौरभ जी, अरविंद जी, सुभाष जी, दीपक जी, नदीम जी, अनिल, रोहित, कजन जी, भूमि, मनोज जी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग सच अ ह्यूज नंबर। मैं आप सभी के नाम को पढ़ नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड, बहुत सारे चैट हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको याद है फ्रेंड कि आज हम अपने तीसरे दिन में पहुंच रहे हैं और लगातार पिछले 2 दिनों में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप लोगों ने लर्निंग को बहुत अच्छी तरीके से लिया है फ्रेंड। इसीलिए अगले 12 दिनों तक आप मेरे साथ बने रहें। इसी दौरान हम बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज पे भी काम करेंगे। साथ ही सब हम मार्केट को देखने का नजरिया जो है वो बहुत आसान करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड कि आपको इन 12 दिनों के एपिसोड्स में क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर किया जाए। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए मैं अनुप उपाध्याय ट्रेड भी देखे कि एंटायर टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। सीरियस हो जाएंगे फ्रेंड, लर्निंग शुरू करने जा रहे हैं। अपना डायरी पेन साथ में ले लीजिएगा और हो सके तो अपने हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि आपके घर में या आप जहां भी हैं वहां पे आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अह कल हमने बातें की थी फ्रेंड फॉरेक्स के टर्मिनोलॉजी की, और मैंने आपसे कहा था कि इस मार्केट में बड़ी सफलता पाने के लिए पहले आपको बेसिक्स चीजों को समझना जरूरी है। फिर आप जाकर यहां पे लंबे समय तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, कल हमने जो सबसे पहला वर्ड लिया था ये लीवरेज था। और कल मैंने लीवरेज के ऊपर आपको पूरा गाइडेंस दिया था कि जब आप किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकर आपको कुछ लीवरेज प्रोवाइड करता है। देने के लिए ब्रोकर आपको 1:500 से लेकर 1:1000 का लीवरेज देता है। लेकिन ये लीवरेज हमें इतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आप लीवरेज लेंगे उतना बड़ा रिस्क आपके अकाउंट पे बना रहता है। और कल मैंने इसके बारे में आपको ये भी बताया था कि इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं लॉट। मुझे याद है कल आप में से ही किसी ने मुझे ये सवाल पूछा था कि अगर मुझे गोल्ड पे ट्रेड करना है तो मेरे पास कितने डॉलर्स का अकाउंट होना चाहिए और उस पे मेरी कितनी लॉट की ट्रेड होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो लॉट वाला कॉलम है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आप इस पूरे एपिसोड को सुनना। मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप में से कोई $100 का अकाउंट खोलता है, कोई $1000 खोलता है, कोई $10,000 खोलता है फ्रेंड, तो उसकी लॉट साइज कैसे डिसाइडेड की जाती है। सबसे पहले ये समझेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे नए ट्रेडर हैं जो पहली बार किसी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो उनके लिए जानना जरूरी है कि एक्चुअल में लॉट होती क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे अकाउंट में जितना भी पैसा होता है, हमारे डीमेट अकाउंट में जितना भी पैसा होता है ट्रेड करने के लिए, हम सारा पैसा सिंगल ट्रेड पे नहीं लगाते और लगाना भी नहीं चाहिए। तो हम उन पैसों में से कुछ पार्ट, कुछ टुकड़ा किसी पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो आपके अकाउंट में पैसा रखा है उसमें से कुछ भाग जो ट्रेडिंग के लिए आप लगाते हैं उसे सरल हिंदी भाषा में लॉट कहा जाता है। लेकिन जब टेक्निकल बात आती है फ्रेंड, तो खास करके फॉरेक्स ट्रेडिंग में 3 प्रकार के लॉट होते हैं। सबसे छोटा लॉट होता है फ्रेंड जिसको यहां पर माइक्रो लॉट कहते हैं। और माइक्रो लॉट का मतलब होता है यहां पर 1000 यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। माइक्रो लॉट से 10 गुना बड़ा होता है यहां पर मिनी लॉट। और मिनी लॉट के अंदर 10,000 यूनिट्स होते हैं। और मिनी लॉट से भी 10 टाइम्स बड़ा होता है स्टैंडर्ड लॉट। और स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स होते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लॉट के 3 प्रकार होते हैं: माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। मेरे स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे नैनो लॉट भी लिखा है। नैनो लॉट में पहले ट्रेड की जाती थी, लेकिन अब नैनो लॉट पे ट्रेड नहीं की जाती। ये बहुत छोटा लॉट होता है, इसे फॉरेक्स में बंद कर दिया गया है। तो अगर आप सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको माइक्रो लॉट पे लेना है। मीडियम इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यानी माइक्रो से 10 गुना बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मिनी लॉट पे ट्रेड करेंगे।
और मिनी लॉट से भी 10 गुना बड़ी ट्रेड करनी है तो आप स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड करेंगे। आइए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति के अकाउंट के साइज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि किसी के अकाउंट में $50 है, किसी के अकाउंट में $500 है, किसी के अकाउंट में $5000 है, तो वो अपनी लॉटेड को कैसे कैलकुलेट करेगा। और इसे समझाने के लिए दोस्तों, मैं आपको सीधा व्हाइट स्क्रीन पे ले चलता हूं ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पर डायरी पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन का मामला होगा फ्रेंड। और सबसे पहले हमें समझना है कि लॉट क्या होती है, व्हाट इज लॉट साइज। जैसा मैंने आपको बताया, लॉट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा लॉट होता है, इसे हम कहते हैं माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट से 10 टाइम्स बड़ा होता है फ्रेंड, जिसे हम कहते हैं मिनी लॉट। और मिनी लॉट से भी 10 टाइम्स बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट। तो पहले तो आपको लॉट के नाम पता चल गए। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपनी कोई भी ट्रेड को लगाने जाते हैं, तो आपका जो मेटा ट्रेडर का एप्लीकेशन होता है, MT5 का जो एप्लीकेशन होता है, उसमें ट्रेड में बाय और सेल करने से पहले आपको ये अपने हाथों से डालना पड़ता है, मैन्युअली वहां पर लिखना पड़ता है कि आप कितनी लॉट की ट्रेड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वहां पे लॉट के कॉलम में फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं 0.01, तो इसका मतलब होता है आप माइक्रो लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप लॉट के कॉलम में लिख देंगे दोस्तों 0.10, तो ये माइक्रो लॉट का 10 गुना बड़ा लॉट है, 0.10, यानी कि आप मिनी लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। और अगर आप प्लॉट के कॉलम में लिख देंगे 1.00, तो इसका मतलब होता है आप स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये समझना है कि लॉट के कॉलम में मुझे क्या लिखना पड़ता है, 0.01 या 0.10 या 1.00। अब इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि मैं अपने अकाउंट को कैलकुलेट कैसे करूंगा फ्रेंड। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने अकाउंट में 0.01 की लॉट लेते हैं, यानी कि जब आप माइक्रो लॉट में ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, मार्केट जो है आपको एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे या तो 10 सेंट का प्रॉफिट देगा आपको, या तो 10 सेंट का प्रॉफिट देगा, या आपको 10 सेंट का लॉस देगा। अब ये सेंट क्या होता है दोस्तों, अगर आपको सेंट नहीं पता तो बता दूं। जिस तरीके से इंडियन करेंसी में एक 100 रुपए की नोट में एक एक रुपए अगर हम काउंट करेंगे तो 100 रुपया होता है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। तो अगर आप 0.01 की माइक्रो लॉट पे ट्रेड कर रहे हो और मार्केट अगर एक पॉइंट भी आपके फेवर में जाता है, तो आपको 10 सेंट का, यानी कि $1 का 10वां हिस्सा इसका प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो आपके अकाउंट से 10 सेंट का आपको लॉस होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इसकी जगह दोस्तों, अगर आप लॉट के कॉलम में लिखते हैं 0.10, तो इसका मतलब है कि आप मिनी लॉट पे ट्रेड करना चाहते हैं। और मिनी लॉट का मतलब होता है एवरी पॉइंट पे, यानी मार्केट जितनी पॉइंट्स की मूवमेंट करेगा, एवरी पॉइंट पे आपको $1 का प्रॉफिट होगा, या फिर आपको $1 का लॉस होगा। तो अगर आपने लॉट के कॉलम में लिख दिया 0.10, यानी कि मिनी लॉट, अगर मार्केट एक पॉइंट भी आपके फेवर में जाएगा, तो आपको सीधा 10 सेंट का 10 गुना, यानी कि $1 का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा फ्रेंड, तो आपको $1 का लॉस होगा। अब इसकी जगह मान लेते हैं कि आप 1.00 की लॉट कर रहे हैं, यानी कि आप स्टैंडर्ड लॉट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर मार्केट आपको एवरी पॉइंट पे सीधा आपको प्रॉफिट देगा $10 का। अगर एक पॉइंट भी मार्केट आपके फेवर में गया,
तो या तो $10 का प्रॉफिट होगा या $10 का आपको लॉस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आप ये भी समझ गए कि लॉट का मतलब पैसों की भाषा में क्या होता है। अब आपको एक चीज और समझनी है जो मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप लॉट के कॉलम में 0.01 से लेकर 0.09 कोई भी फिगर डालेंगे, 0.01, 0.02, 0.03 कोई भी फिगर, तो वो सारी माइक्रो लॉट के अंदर काउंट की जाती है फ्रेंड। अगर आप 0.10 से लेकर 0.99 तक की कोई भी फिगर डालोगे तो वो सारी फिगर दोस्तों मिनी लॉट में काउंट होगी। और अगर आप लॉट के कॉलम में 1.00 एंड अबाव कोई भी फिगर डालोगे तो वो सारी स्टैंडर्ड लॉट में काउंट होगी। तो सिंपल तरीके से फ्रेंड आपको दो तीन चीजें फटाफट बता देता हूं, फिर मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। ट्रेड करने से पहले आपको लॉट डालना पड़ता है, क्योंकि ये लॉट डिसाइड करेगा कि आप कितना बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं या कितना बड़ा लॉसेस करना चाहते हैं। 0.01 से 0.09 का मतलब है माइक्रो लॉट, 0.10 से लेकर 0.99 का मतलब है मिनी लॉट, और 1.00 से ऊपर जितनी भी फिगर डालोगे वो सारी स्टैंडर्ड लॉट है। अब ये तो हमने समझ लिया फ्रेंड कि लॉट के तीन प्रकार होते हैं। हमने ये भी समझ लिया कि लॉट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो है वो 10 टाइम्स बढ़ सकता है। अगर हम बड़ी लॉट पे ट्रेड करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी लॉट पे ट्रेड करने से बड़ा प्रॉफिट तो बनता है, वैसे ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना और भी जरूरी है, और वो है दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट लॉट। इसको थोड़ा समझते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लॉट, लॉट साइज कैसे निकाली जाती है। और मैं आपको चैलेंज करूंगा फ्रेंड, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया जाता कि लॉट साइज को कैसे कैलकुलेट की जाती है। हो सके तो डायरी पे नोट्स जरूर बनाना। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि किसी के अकाउंट में $50 है, किसी में 500 है, किसी में 5,000 है, किसी में $5 लाख का भी अकाउंट हो सकता है फ्रेंड। हर व्यक्ति के अकाउंट अलग अलग है। तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ये देखना होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको लॉट को कैलकुलेट करना होता है। मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं फ्रेंड, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपने $1,000 का अकाउंट ओपन किया। मैंने यहाँ पे 1,000 का एग्जाम्पल रखा है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट को कैलकुलेट कर लेना। तो लॉट कैलकुलेट करने का सबसे पहला तरीका ये होता है फ्रेंड, यूज 10% ऑफ टोटल कैपिटल। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि आपके अकाउंट में कैपिटल कितना है, यानी आपके टोटल अकाउंट कितनी है। और उसका जो 10% पैसा होता है आपको केवल वो 10% का ही रिस्क लेना है, पूरे पैसों का एक साथ रिस्क नहीं लेना है फ्रेंड। अब अगर हम $1,000 का 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आ जाता है फ्रेंड सिंपल तरीके से $100। अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा $100। यानी आपको जो रिस्क लेनी है वो $100 की रिस्क लेनी है। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, ये $100 की जो रिस्क है हम लॉट के कॉलम में लिख नहीं सकते कि मुझे $100 की रिस्क लेनी है। मुझे लॉट के कॉलम में तो कैलकुलेशन करके ही डालना पड़ेगा। तो यहां जो हमारा कैलकुलेशन निकल कर आता है कि मुझे $100 की रिस्क लेनी है, तो इसे लॉट में कन्वर्ट करने के लिए यानी लॉट में इसे बदलने के लिए दोस्तों आपको इसे डिवाइड करना होगा 343 से। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जितने पैसों की आप ट्रेड लेना चाहते हैं या जितने पैसों की आप रिस्क लेना चाहते हैं उतने पैसों को 343 से डिवाइड कर देना है आपने। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 343 से तो आपका आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड यहां पर 0.29 के आसपास आंसर आ जाएगा। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं 0.30 इसका आंसर निकल कर आएगा।
अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड। 0.30 का मतलब होता है आप मिनी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन ट्रेड इन मिनी लॉट। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान से सुनने वाली है कि ये जो लॉट निकल कर आई है 0.30, ये हमारे टोटल कैपिटल का 10% है दोस्तों। और ट्रेडिंग का जो रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग में जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसका कहना है नेवर रिस्क मोर देन 2% पर ट्रेड। रिस्क मैनेजमेंट का क्या कहना है फ्रेंड? रिस्क मैनेजमेंट का कहना है नेवर रिस्क मोर देन 2% पर ट्रेड। आपको कभी भी 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। ओके। तो अब सवाल आएगा कि मेरी लॉट साइज जो 0.30 की आई थी, ये तो मेरे टोटल फंड का 10% था, और मैं 10% की रिस्क नहीं ले सकता। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी लॉट निकल कर आई थी 0.30 की, ये 10% है। तो इसे 2% में करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। और जब हम इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.06। यानी कि दोस्तों मेरी जो $1000 पे अकाउंट है, उसमें मैं 0.06 की ट्रेड बिल्कुल कर सकता हूं। अब 0.06 का मतलब हुआ कि हर पॉइंट पे मुझे 60 सेंट्स का प्रॉफिट होगा या 60 सेंट्स का लॉस होगा। अब मेरी बातों को थोड़ा और ध्यान से सुनना फ्रेंड, और हो सके तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। आज हम इंडिया से हैं या हम इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री से एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट का मार्केट उठा के देख लो, फिर वो बैंक है, वो पोस्ट ऑफिस है, वो प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, वो म्यूचुअल फंड्स है, वो एसआईपीज है, या कोई भी स्टॉक्स में पैसा लगाना है फ्रेंड, हम जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें साल का रिटर्न्स कितना परसेंट मिलता है? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे फ्रेंड? आप किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर को उठा के देख लीजिए, पूरे साल का कितने परसेंट का रिटर्न हमें मिलता है यहाँ पे? सुनीता जी कहती हैं 5%, नीरज जी कहते हैं 6%, 8%, 6%, 7%, 5%, 8%। मैं आप लोगों को रियली अप्रिशिएट करता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते हैं। और 90% से ज्यादा चैट ये कहते हैं कि 5 से लेकर 8% के बीच में हमें सालाना इंटरेस्ट मिलता है, सालाना इंटरेस्ट मिलता है। चलिए अब मुझे ना एक सवाल का और जवाब दीजिए फ्रेंड, जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं आप जिस देश में रहते हैं उस देश की महंगाई हर साल कितने परसेंट बढ़ती है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? सुनील वाल्वी जी 8%, 2.5%, महेश जी 6 to 7%, 10%, 8%, 10%, 2 to 3%। वेरी गुड फ्रेंड। यानी कि आप इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते हैं। और मैं बता दूं आपको, आज अगर मैं इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करूं तो 7 to 8% हमारा हर साल की महंगाई है। यानी कि दोस्तों अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं, तो 1 साल के बाद उस 1 लाख की वैल्यू कम होके 93,000 पे आ जाती है। और ऐसे में अगर आपको इन्वेस्टमेंट का मार्केट 5 से 8% का रिटर्न दे भी रहा है, तो वो आपको जीरो रिटर्न दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन का आपको रेट दे रहा है। जो सामान आज 1 लाख रुपए में आता है वो आज से 1 साल के बाद 1,08 से 10,000 रुपए में आएगा। ये इन्फ्लेशन है, ये महंगाई है। तो मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना फ्रेंड। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो वर्ल्ड में वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पे सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है 370% सालाना। आप गूगल मार के देख लीजिए। आज पाकिस्तान से हमारे बीच में ऑडियंस है, वहां का इन्फ्लेशन रेट है 12 से 15% का। आज हमारे बीच में बांग्लादेश से भी लोग बैठे हैं, इन्फ्लेशन रेट है 17 to 18% का। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 7 to 8% का। लेकिन जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होती है फ्रेंड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका इन्फ्लेशन रेट होता है 2 से लेकर 4% के बीच में।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो लॉट कैलकुलेशन है इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना फ्रेंड, क्योंकि 95% ट्रेडर यहाँ पे जो लॉस करते हैं वो सिर्फ ग्रीड और इमोशंस की वजह से लॉस करते हैं। अब मेरे सवालों को थोड़ा यहाँ पे देखिएगा कि कैसे ये मार्केट जो है आपके महंगाई को भी बीट कर सकता है और आपके रिटर्न्स को भी बैंकों से कई गुना बड़ा कर सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड। देखिए, आपके पास $1,000 का अकाउंट है, आप 0.06 की ट्रेड लेते हैं, और मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि आपने 0.06 की एक ट्रेड लगा दी, लॉट साइज ली है आपने 0.06। इसका मतलब होता है पर पॉइंट पे आपको 60 सेंट्स का प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं फ्रेंड 100 पॉइंट्स के साथ, 100 पॉइंट्स के साथ अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो इसका मतलब होता है आप यहां पे एक दिन में $6 का प्रॉफिट, और नॉट $6, $60 होते हैं, सॉरी। आप यहाँ पे एक दिन में $60 का प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप सिर्फ 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलते हैं। और $1,000 का $60 होता है 6% इन अ सिंगल डे। चलिए मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं फ्रेंड। अगर आप मार्केट में केवल 50 पॉइंट का रोज का टारगेट लेके चलते हैं तो भी आप $30 का प्रॉफिट बनाते हैं। यू कैन मेक प्रॉफिट ऑफ $30 पर डे। कैन यू इमेजिन फ्रेंड? $30 पर डे का मतलब होता है 3% इन अ डे। अगर मैं कहता हूं फ्रेंड आप छोड़ दीजिए $50, 50 पॉइंट भी नहीं, आप सिर्फ 20 पॉइंट का प्रॉफिट बनाइए, तो भी दोस्तों ये होता है $12 पर डे। और $12 का मतलब होता है 1% से ज्यादा पर डे का रिटर्न्स। अब आप ये चीज और ध्यान दीजिए कि अगर हमारा मार्केट सैटरडे संडे नहीं है, 5 डेज इन अ वीक है, तो टोटल पूरे महीने में दोस्तों 22 ट्रेडिंग के डेज होते हैं। मैं कहता हूं आपको 22 के 22 डेज प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर आप 15 डेज का भी प्रॉफिट बनाते हैं और आप सिर्फ 1% पर डे का प्रॉफिट बनाते हैं, तो आपका मंथली रिटर्न होता है ट्रेडिंग में 15% पर मंथ का। आप सोच के देखें फ्रेंड। आज आपको सुनते समय ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 15% महीने का पैसा यहां पर बनता है। मैं कहता हूं बिल्कुल बनता है फ्रेंड, ये 100% पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक महीने में 100% का रिटर्न निकालने की कोशिश करोगे, 200% का रिटर्न निकालने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है किसी दिन ईश्वर अल्लाह तुम्हारे साथ तो बन भी जाए फ्रेंड। लेकिन आपको गैम्बलिंग की आदत पड़ेगी और आप इस मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। लॉट कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये मैंने आपको बता दिया। $1,000 का अकाउंट है तो आपकी लॉट साइज 0.06 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका $500 का अकाउंट है तो आपकी लॉट साइज 0.03 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास 100 या $200 का अकाउंट है तो आपकी लॉट साइज 0.01 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको इसका इंपॉर्टेंस भी समझा, इसका कैलकुलेशन भी हम समझा, और प्रोफेशनल जाने के लिए इन बातों को समझना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना है जिसे कहते हैं पिप। अब ट्रेडिंग में ये पिप क्या होता है फ्रेंड? तो इसका जो फुल फॉर्म है, वो है प्रॉफिट इन परसेंटेज, या फिर सिंपल लोकल लैंग्वेज में कहें तो पिप का मतलब होता है पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक पॉइंट भी आपके फेवर में जाएगा या एक पॉइंट भी आपके अगेंस्ट जाएगा, तो उसे हम कहते हैं पिप। लेकिन टेक्निकल भाषा में दोस्तों पिप कैलकुलेशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब ये पिप कैलकुलेशन के जो टेक्निकल तरीका है, उसमें हमें 4 डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पिप कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 होता है। लेकिन दोस्तों मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर बैठा ऑडियंस बहुत सारे मैथमेटिक्स के अंदर कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए मैं आपको पिप कैलकुलेशन को बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आपने मेरी तरफ फोकस करना है।
देखिए दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे लिखा है यहाँ पर रेगुलर मैथ्स, और इसके नीचे लिखा है फॉरेक्स का मैथ्स। ये क्या भला है? ये रेगुलर मैथ्स और फॉरेक्स का मैथ्स क्या होता है? तो देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे और खास करके जब हम मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे फ्रेंड, तो हमारी टीचर हमें ये बताती थी कि अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या है, जैसे मेरे स्क्रीन पे लिखा है, यहाँ पर जो फिगर लिखी है फ्रेंड, हमें ये पढ़ाया जाता था कि ये जो 156 ये फिगर एक है। हम इंडियन करेंसी, इंडियन काउंटिंग में कहते हैं 1,56,321, 1,56,321। और हमें यह भी बताया जाता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो हमने ये जरूर सुना होगा फ्रेंड कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो फिगर होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट, फिर इसके बाद आता है टेंस, फिर आता है हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख एंड करोड़। इस तरीके से काउंटिंग बनती है। या फिर अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा फ्रेंड, तो इसको एकम, द्वितीय, तृतीय इस तरीके से कहा जाता है। बाकी मुझे नहीं पता, मेरा इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन है, तो हम यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 इस तरीके से कहते थे। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये हमारे स्कूल में चलती थी फ्रेंड, ये मैथमेटिक्स फॉरेक्स में नहीं चलेगी। फॉरेक्स में मान लो अगर आप किसी करेंसी पे ट्रेड करते हो, किसी कमोडिटी पे ट्रेड करते हो, तो सभी के सामने आपको एक प्राइस लिखी हुई दिखाई देती है। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, यहां पर एक प्राइस है 1.56321। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको पांच अलग अलग फिगर नजर आ रही है। तो इसमें दोस्तों, ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट वाली फिगर होती है इसे कहते हैं पिपेट। अब आप कहोगे सर हम पिप की बात कर रहे थे, ये पिपेट क्या हो गया? तो देखिए, जिस तरीके से एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, या जिस तरीके से एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, वैसे ही दोस्तों एक पिप के अंदर 10 पिपेट्स होते हैं। और आज हम ट्रेडिंग में इस पिपेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पिपेट की काउंटिंग नहीं करते हैं। इसीलिए आप कभी भी किसी करेंसी पे, कमोडिटी पे, स्टॉक्स पे ट्रेड करोगे, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली फिगर लिखी होती है इसे आपको नहीं देखना है, इसको आपको इग्नोर करना है। तो फिर आपको देखना क्या है फ्रेंड? आपको देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड लास्ट फिगर, जैसे यहाँ पे 2 है, तो हमारी जो काउंटिंग शुरू होगी वो सेकंड लास्ट फिगर से होगी, और हम कहेंगे यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 इस तरीके से। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि पिप कैलकुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है। मैंने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स जानबूझ कर लिए हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है यूरो यूएसडी, और इसके सामने फिगर लिखी है 1.56321। अब ये फिगर आती कहां से फ्रेंड? मैं दावा करता हूं कि हम में से बहुत सारे पुराने ट्रेडर हैं जिनको ये पता ही नहीं कि ये प्राइस आती कहां से है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने आपको कल बताया था कि बेस करेंसी और कोट करेंसी क्या होती है। यूरो यूएसडी के पेयर में यूरो पहले आता है तो इसको बेस करेंसी कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर बाद में लिखा गया है इसीलिए इसको कोट करेंसी कहते हैं। और ये जो फिगर है फ्रेंड, इसका मतलब होता है एक यूरो को खरीदने के लिए आपको 1.56321 यूनाइटेड स्टेट डॉलर देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूरो को खरीदने के लिए हमें $1 और 56 सेंट देने पड़ेंगे। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल कर आती है। अब हम बात करते हैं पिप कैलकुलेशन की। तो देखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट फिगर है ये पिपेट है, इसे काउंटिंग नहीं करेंगे। तो आपका जो यूरो यूएसडी का प्राइस है वो है 1.5632। अगर मैं कहूं मार्केट 1.5632 से बढ़कर 42 चला गया फ्रेंड, तो ये 10 पॉइंट की मूवमेंट हो गई। इसी 10 पॉइंट को हम यहां पर 10 पिप कहते हैं। अगर ये बढ़कर 1.5642 की जगह 52 हो गया फ्रेंड, 32 से बढ़कर 52 हो गया, तो इसको बोलते हैं 20 पिप्स की मूवमेंट, 20 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। या फिर मैं यूं कहूं कि 1.5632 की जगह ये 1.5600 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये 32 से 00 हुआ, इसका मतलब है मार्केट 32 पॉइंट्स यानी कि 32 पिप्स नीचे गिर गया है।
मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे हैं। तो आपको जो पिप कैलकुलेशन करनी है वो यहां से करनी है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड। मान लीजिए आपको यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करना है। अब ये जो फिगर है 82.3271, ये क्या है? इसका मतलब होता है एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर को खरीदने के लिए आपको 82 रुपीज 327 पैसे देने पड़ते हैं। आज ये फिगर बढ़कर 96 रुपीज पे चली गई है फ्रेंड। ये पुराना एग्जाम्पल है, इसीलिए आप सिर्फ एग्जाम्पल को समझिएगा। 82 रुपीज 3.327 और लास्ट का वन जो है ये पीपेट है, इसको इग्नोर करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस 82.327 से बढ़कर 82.427 हो गया, तो इसका मतलब है मार्केट ने 100 पॉइंट्स की मूवमेंट की है। या फिर इसकी जगह हम कहें फ्रेंड, मार्केट 81.327 हो गया, तो इसका मतलब है मार्केट ने 1000 पॉइंट्स की, यानी 1000 पिप्स की, क्योंकि देखो ये 1000 है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 1000 पिप्स की मूवमेंट की है। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि यूरो यूएसडी में डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पर 5 फिगर थी, तो लास्ट काट देंगे। यूरो यूएसडी आईएनआर में 4 फिगर थी, लास्ट काट देंगे। यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड डेसिमल के बाद 3 फिगर है, फिर से लास्ट काट देंगे। यानी कि एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर खरीदने के लिए 132.78 जापानीज येन देने पड़ते हैं। और मैं अगर यहां पे कहूं फ्रेंड कि 132.78 की जगह मार्केट यहां पर बढ़कर 132.98 हो गया, तो मतलब है मार्केट ने 20 पॉइंट्स की पॉजिटिव मोमेंट की है। और अगर मैं कहूं कि मार्केट यहां से 131.78 हुआ है, तो इसका मतलब है मार्केट ने 100 पॉइंट्स की नेगेटिव मोमेंट की है। तो पॉइंट का मतलब ही होता है यहां पर पिप। अब मैं एक आखिरी एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड, जिसमें हमने लिखा है एक्सयू यूएसडी। एक्सयू का मतलब होता है गोल्ड, और गोल्ड ट्रेड किया जाता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे। इसके सामने फिगर लिखी है 1795.20। तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 2 संख्या है, लास्ट वाली संख्या फिर से पिपेट होगी, उसे आपको इग्नोर करना है, उसे काउंटिंग नहीं करनी है। तो अगर मैं कहता हूं फ्रेंड कि गोल्ड 1795.2 की जगह 1795.5 हो गया, तो इसका मतलब है 3 पिप्स की मोमेंट हुई है। या हम यूं कहें कि 1796.2 हो गया फ्रेंड, तो इसका मतलब है 10 पिप्स की मोमेंट हुई है। या फिर मैं यूं कहूं कि 1790.0 हो गया फ्रेंड, 95.2 से 90.0 हो गया, तो मतलब 52 पिप्स की नेगेटिव मोमेंट हुई है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। तो जब भी आप चार्ट के ऊपर जाओगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूं, जब भी आप चार्ट के ऊपर जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे ना राइट साइड में, मेरे कर्सर को देखना फ्रेंड, यहाँ राइट साइड में इसकी प्राइस लिखी हुई दिखाई देती है। लुक एट दिस प्राइस, ये अभी लाइव चल रहा है मार्केट। और ये मेरा गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर प्राइस है 4127.8, 0.7, 0.4, 0.3। आप देख रहे हो ये क्या है? ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो पॉइंट के बाद जो भी 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं वो पिप है, और पॉइंट से पहले जो आता है फ्रेंड वो यहाँ पे डॉलर्स हो जाते हैं। आगे मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में जाकर कि इस पे हम ट्रेड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि पिप कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ट्रेड कैसे लगाया जाता है फ्रेंड, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ले जाकर बताऊंगा। जब मैं आपको MT5 डाउनलोड करवाऊंगा, तो वहां पे ट्रेड लगाने के लिए आपको बाय कैसे करना होता है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, या आपको फ्यूचर के ऑर्डर कैसे डालने हैं, स्पॉट के ऑर्डर कैसे डालने हैं, ये हम बिल्कुल प्रैक्टिकल अगले सेशन में समझेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं, एक बार मैं पहले उसे फटाफट कवर कर लेता हूं। जस्ट 1 सेकेंड, ताकि आप इंपॉर्टेंट सेशन से क्लियर हो जाएं। तो आज हमने क्या क्या सीखा फ्रेंड? आज हमने लीवरेज सीखा, आज हमने लॉट कैलकुलेशन सीखा, आज हमने पिप कैलकुलेशन सीखा।
चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसे कहते हैं बिड प्राइस। ये बिड प्राइस क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इस मार्केट में कोई सेलिंग की ट्रेड लेते हैं, यानी आप बेचना चाहते हैं, तो आपको जो प्राइस अवेलेबल की जाती है उस प्राइस को कहते हैं बिड प्राइस। यानी जब आप सेलिंग की ट्रेड करोगे तो आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके सामने आपको हर करेंसी और हर कमोडिटी के सामने दो अलग अलग कीमतें नजर आती हैं, दो प्राइस नजर आती हैं फ्रेंड। उसमें से एक प्राइस होती है जिसे बिड प्राइस, बिड प्राइस को आप सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। और दूसरी होती है आस्क प्राइस, आस्क प्राइस को आप बाइंग प्राइस भी कह सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर किसी भी वस्तु की कीमत तो एक ही होनी चाहिए, तो इनके दो अलग अलग प्राइस क्यों होते हैं? तो ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस को समझने के लिए फ्रेंड मेरे इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से सुनना है। मान लीजिए आप किसी स्टेशनरी के शॉप में गए और आपने दुकानदार से कहा कि आपको एक बॉल पेन चाहिए। दुकानदार ने आपको एक पेन दिखाया फ्रेंड। एग्जाम्पल लेते हैं, उसने आपको 100 रुपए का एक पेन दिया। तो जब वो दुकानदार ने आपको 100 रुपए का पेन बेचा तो वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस थी, यानी बिड प्राइस थी। लेकिन वो पेन जब आपने खरीदा तो वो आपके लिए बाइंग प्राइस थी, यानी कि आस्क प्राइस थी। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अलग तरीके से समझो। जब वो दुकानदार ने आपको 100 रुपए का पेन बेचा तो उसने पीछे से यानी कि होलसेलर से वो 80 रुपए में खरीद के लाया था। 80 रुपए में लाया और 20 रुपए प्रॉफिट बना के 100 रुपए में बेच दिया। तो जब वो दुकानदार ने होलसेलर से 80 रुपए में पेन खरीदा था तो वो 80 रुपए उसकी आस्क प्राइस थी और 100 रुपए उसकी बिड प्राइस थी। अब हम जहां पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमें ट्रेड करने के लिए बीच में कंपनी होती है जिसे हम ब्रोकर कहते हैं। तो हर ब्रोकर का बिड प्राइस और आस्क प्राइस अलग अलग होता है। कोई ब्रोकर आपसे ज्यादा ब्रोकरेज कमाएगा तो कोई आपसे कम ब्रोकरेज कमाएगा। इसीलिए हर ब्रोकर के अकॉर्डिंगली बिड प्राइस आस्क प्राइस अलग अलग हो सकती है। तो जब आप कोई सेलिंग की प्राइस मतलब कोई सेलिंग की ट्रेड लोगे तो आपके सिस्टम पे जो बिड प्राइस का कॉलम है आपको वो प्राइस दी जाएगी, और जब कोई आप बाय की ट्रेड करोगे तो आस्क प्राइस के कॉलम में जो प्राइस लिखी है आपको वो प्राइस दी जाएगी। तो बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, ये आपको समझ गया होगा, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आगे बात करते हैं बेस करेंसी क्या होता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था फ्रेंड। किसी भी करेंसी या किसी भी कमोडिटी के पेयर में जो पहले आता है यहां पर, जैसे यहां पर यूएसडी कैड है तो यूएसडी पहले आ रहा है, तो यूएसडी को बोलेंगे बेस करेंसी। यानी किसी भी पेयर में जो करेंसी पहले लिखी जाती है वो होती है बेस करेंसी, और जो दूसरे स्थान पे लिखी जाती है उसे कहते हैं कोट करेंसी। ये छोटे छोटे वर्ड है फ्रेंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ओके, इसको सिंपल टू अंडरस्टैंड है, समझते जाइएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे पुराने ट्रेडर हैं। वो ट्रेड तो कर लेते हैं, बाय सेल भी कर लेते हैं, मार्केट को समझ भी लेते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ये मार्जिन एग्जैक्टली होता क्या है और ये मार्जिन को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि ट्रेडिंग में लंबा करियर बनाएं और आपको यहां पर खरगोश वाली रेस नहीं दौड़नी है, आपको कछुए वाली रेस दौड़नी है, जीतना अंत में आपको ही है, तो फिर आपको दोस्तों मार्केट के हर पहलू को समझ के चलना पड़ेगा। इसी पहलू में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मार्जिन, जिसे बहुत सारे ट्रेडर समझते नहीं है या इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से वो लॉसेस करते हैं। क्या होता है फ्रेंड मार्जिन? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो ट्रेड करने के लिए उस अकाउंट में आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ फंड डालना पड़ता है। तो जब आप ब्रोकर के पास अपने फंड को डिपॉजिट करते हैं फ्रेंड, तो वो डिपॉजिट ब्रोकर आपसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? उसने आपसे फंड लिया, वो फंड के ऊपर आपको लीवरेज देगा, आपको डिपॉजिट विड्रॉल की फैसिलिटी देगा, और इसके बदले में उसे ब्रोकरेज मिलेगा। अगर आप ये डिपॉजिट नहीं करोगे
तो ना तो वो आपको लीवरेज देगा, ना ट्रेड करने की फैसिलिटी देगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी आपको वहां पे सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब हम ब्रोकर को कोई फंड देते हैं तो ब्रोकर उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में अपने पास लेता है, फिर हमें ट्रेड करने के राइट्स प्रोवाइड करता है, और वो लीवरेज देकर हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मार्जिन का क्या मतलब हुआ फ्रेंड? मार्जिन का मतलब हुआ एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन दोस्तों अभी रुकिएगा, मार्जिन यहां पर कुल तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्जिन, इसको थोड़ा समझना ये इंपॉर्टेंट है। पहला मार्जिन है जिसे हम कहते हैं यूज्ड मार्जिन, दूसरा मार्जिन है जिसे हम कहते हैं फ्री मार्जिन, और तीसरा मार्जिन होता है जिसे कहते हैं मार्जिन लेवल परसेंटेज। आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं सिंपल भाषा में कि यह होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ब्रोकर के पास $1,000 का अकाउंट ओपन किया, तो ये 1,000 क्या है? आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपका मार्जिन मनी है ये। अब मान लेते ये $1,000 में से आपने $100 को ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर लिया, $100 को आपने यूज कर लिया ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेंड। तो ये $100 हो जाएंगे आपके यूज्ड मार्जिन। अब 1,000 में से $100 आपने यूज कर लिया तो आपके अकाउंट में $900 बच गए। तो ये $900 को बोलते हैं फ्री मार्जिन। यानी कि दोस्तों, आपके कुल फंड में से जो आपने ट्रेड में इस्तेमाल कर लिया वो यूज्ड मार्जिन, और यूज करने के बाद जो फंड आपके अकाउंट में बचा हुआ है वो फ्री मार्जिन। ये इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन तीसरा मार्जिन है फ्रेंड, मार्जिन लेवल परसेंटेज। इसे आज आपको जरूर समझना चाहिए। मार्जिन लेवल परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फॉर्मूले पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद आपके लिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करता रहता है। लेकिन आपको समझना जरूरी है फ्रेंड। देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या है? इक्विटी डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू मार्जिन लेवल परसेंटेज। आइए मैं समझाता हूं। देखिए जब आपने $1,000 का अकाउंट ओपन किया तो इसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। फिर इसको डिवाइडेड बाय यूज्ड मार्जिन, आपने उसमें से $100 का इस्तेमाल कर लिया, तो ये $100 हो गया आपका यूज्ड मार्जिन। तो 1,000 डिवाइडेड बाय 100, इसका आंसर आएगा दोस्तों 10। और आगे लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1,000। आंसर आ जाएगा 1,000, और ये आंसर परसेंटेज में होता है, इसीलिए आपको दिखाई देगा 1,000%। तो दोस्तों जो आपका ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है मेटा ट्रेडर 5 या मेटा ट्रेडर 4, जो भी आप यूज करते हैं, वहां पर ना आपको ये बिल्कुल दिखाई देता है कि आपकी यूज मार्जिन कितना है, फ्री मार्जिन कितना है, और मार्जिन लेवल परसेंटेज कितना है। लेकिन अब एक मेरी चीज को बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट है। अगर यूज मार्जिन अगर मार्जिन लेवल परसेंटेज के कॉलम के आगे आपको 1,000 एंड अबाव का मार्जिन दिखाई देता है, 1,000% से ज्यादा, तो इसका मतलब होता है आपका अकाउंट सेफ है, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, या आपने ओवर ओवर लीवरेज का इस्तेमाल नहीं किया है, और आपका अकाउंट जो है फ्रेंड वो सेफर जोन में है। ये 1,000% से जितना ज्यादा परसेंट होगा उतना आपका अकाउंट सेफ होता है। 5,000%, 6,000%, 10,000%, जितना भी परसेंटेज ज्यादा होगा फ्रेंड उतना अकाउंट सेफ होगा। लेकिन अगर ये 1,000% से नीचे आ रहा है फ्रेंड, मान लेते हैं 900%, 500%, 100%, तो ये जितना 1,000 से नीचे आएगा इसका मतलब है आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली है, जरूरत से ज्यादा ट्रेड खड़ी कर रखी है, या बड़ी लॉट साइज का इस्तेमाल किया है, आपके अकाउंट का लीवरेज पूरा इस्तेमाल हो रहा है, इसका ये मतलब होता है फ्रेंड। और जैसे जैसे आपका मार्जिन लेवल परसेंटेज 100% के पास आएगा दोस्तों, तो आपका पूरा अकाउंट रेड कलर में दिखाई देने लगेगा, और उसका मतलब होता है अगले कुछ चंद सेकंड के अंतर आपका अकाउंट जीरो होने वाला है। तो मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनेगा फ्रेंड।
जब भी आप ट्रेडिंग करें तो ये मार्जिन लेवल परसेंटेज का जो कॉलम है, ये आपके गाड़ी का रिजर्व का कॉक होता है। जैसे हम टू व्हीलर चलाते हैं, वो रिजर्व पे आती है तो हमें रिजर्व के कॉक को ऑन करना पड़ता है। तो ये आपके अकाउंट का रिजर्व कॉक है। अगर ये 1000% से नीचे आ रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि आपके अकाउंट में रखा हुआ पूरा पैसा जा सकता है, क्योंकि आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली है। ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड, आपको फटाफट अपनी कुछ ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। अपने अकाउंट के जो ओवर लीवरेज का यूज किया है उसे फटाफट कवर कर लेना चाहिए, नहीं तो आप पूरे अकाउंट से वंचित रह सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड, आपको मार्जिन क्या होता है और मार्जिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्विटी। तो देखो, जो आपका ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको एक कॉलम दिखाई देगा जिसको कहते हैं इक्विटी। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया फ्रेंड कि जब हम ब्रोकर के पास कोई फंड डिपॉजिट करते हैं तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। लेकिन जब ब्रोकर उसे रिसीव करता है तो हमारे एप्लीकेशन पे इक्विटी नाम का एक कॉलम होता है, उसमें वो पैसे टॉप अप हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड, आपने ब्रोकर को $1000 का अकाउंट ओपन किया, तो जो इक्विटी का कॉलम होगा आपको उसके सामने $1000 लिखे हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये इक्विटी है, आपका फंड है, आपका कैपिटल है। अब मान लेते दोस्तों आपने यहां पर कोई ट्रेड कर दी और आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल $50 का प्रॉफिट चल रहा है आपको। तो आपका ये जो इक्विटी का कॉलम है जहां पे $1000 था, उसके अंदर आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और आपको 150 दिखाई देगा। आपकी ट्रेड अभी लाइव है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने ट्रेड बुक कर ली, ट्रेड लाइव चल रही है। अगर ये प्रॉफिट बढ़ के $60 पे हो जाएगा तो यहां पर इक्विटी आपको 1060 दिखाई देगी। अगर ये प्रॉफिट बढ़कर $100 पे चले जाएगा तो इक्विटी आपको 1100 दिखाई देगी। और इसका उल्टा भी होता है फ्रेंड। आपने $1000 के अकाउंट पे ट्रेड की, अगर मान लो $100 का लॉस चल रहा है तो इक्विटी का जो कॉलम है वहां पे आपको $900 दिखाई देंगे। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो लाइव ट्रेडिंग के दौरान प्रॉफिट या लॉस को प्लस माइनस करने के बाद हमारे अकाउंट में जो इक्विटी का कॉलम है वो रियल बैलेंस को शो करता है। आई होप सो आप समझ गए फ्रेंड। और मैं आपको जब इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा तो मैं आपको ये सारे कॉलम लाइव भी दिखाऊंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आता है जिसे कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस क्या होता है फ्रेंड? जब आप अपने सारे ट्रेड की प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्लोज कर देते हैं, जब आप अपने डिपॉजिट और विड्रॉल की सारी प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं और अभी आपकी कोई भी लाइव ट्रेड नहीं चल रही है, तो आपका जो बैलेंस का कॉलम होता है फ्रेंड वो आपका फाइनल बैलेंस होता है। तो देखिए, इसको फिर से समझते हैं। जब आपने ब्रोकर को डिपॉजिट किया तो वो मार्जिन है। ब्रोकर ने उसे इक्विटी के कॉलम में टॉप अप कर दिया तो ये आपका रियल मनी है। इक्विटी में अगर आपको ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट हो गया फ्रेंड, तो बैलेंस जो है वो आपकी इक्विटी और प्रॉफिट को प्लस करके दिखाएगा। अगर आपको लॉस हो गया तो बैलेंस जो है वो प्रॉफिट लॉसेस को इक्विटी से माइनस करके दिखाएगा। तो सिंपल शब्दों में इक्विटी क्या होती है, बैलेंस क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। आई होप सो यू गेट अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड। अब फटाफट एक दो तीन शब्द और बचे हैं और फिर हम सेशन को आगे की तरफ ले चलेंगे। अगला वर्ड है फ्रेंड स्वैप। स्वैप क्या होता है इसको भी समझना है। देखिए, स्वैप का मतलब होता है जब आप किसी मेजर करेंसी पेयर को, मैंने आपको कल बताया था मेजर करेंसी क्या होती है, प्रीमियम करेंसी के साथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जब आप किसी मेजर करेंसी के पेयर को 24 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपके अकाउंट पे स्वैप चार्जेस लगते हैं। एक प्रकार का इंटरेस्ट होता है फ्रेंड। और ये इंटरेस्ट आपसे सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट डॉलर लेता है दोस्तों। यानी आपने यूनाइटेड स्टेट डॉलर से रिलेटेड कोई भी करेंसी के पेयर को 24 घंटे, 48 घंटे या एवरी डे के अकॉर्डिंगली लंबे समय तक होल्ड कर रखा है तो आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ते हैं। अब ये स्वैप चार्जेस कितने होते हैं? ये पर स्टैंडर्ड लॉट और उस ब्रोकर के द्वारा लगाए गए ब्रोकरेज पर डिपेंड करता है। ये $4 से लेकर $28 का स्वैप चार्जेस हो सकता है फ्रेंड। तो स्वैप चार्जेस और कुछ नहीं है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर को लंबे समय तक होल्ड करोगे
तो आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे। अब अगला वर्ड आता है फ्रेंड्स, स्प्रेड। क्या होता है? मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी कि जिस ब्रोकर के पास हम अपना अकाउंट खोलते हैं, तो ब्रोकर हमें दो अलग अलग रेट देता है, एक बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस, खरीदी जाने वाली कीमत और बेची जाने वाली कीमत। तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है फ्रेंड, जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं, उसी ब्रोकरेज का दूसरा नाम है स्प्रेड। तो स्प्रेड और कुछ नहीं है फ्रेंड, स्प्रेड एक प्रकार का ब्रोकरेज होता है। यहां पर दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को सीखा। हमने लीवरेज को समझा, पिप कैलकुलेशन समझा, लॉट कैलकुलेशन समझा, हमने मार्जिन क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, बैलेंस क्या होता है ये समझा, हमने बेस करेंसी कोड करेंसी को अंडरस्टैंड किया, हमने साथ ही साथ दोस्तों यहां पर बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड और स्वैप, इन तमाम वर्ड को सीख लिया है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप मुझसे कोई सवाल